हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम सॉल्व करेंगे जेई मेंस एंड एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स के एटॉमिक स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स। तो जेई की प्रॉब्लम सॉल्व करने का बेनिफिट क्या है ये आप ऑलरेडी जानते हैं कि पहली चीज़ आपको इन क्वेश्चन से एक आइडिया मिलता है कि जेई किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है, किस तरह से इन पिछले सालों में लेवल उसका चेंज हुआ है, किस टॉपिक पे क्वेश्चंस पहले ज़्यादा पूछे जा चुके हैं, तो अब किन टॉपिक्स पे नए क्वेश्चंस बनने की चांसेस ज़्यादा हैं। ओके, सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद अ सिंगल ऑप्शन करेक्ट प्रॉब्लम्स। तो देखिए पहली प्रॉब्लम, द इंक्रीजिंग ऑर्डर लोएस्ट फर्स्ट फॉर द वैल्यूज ऑफ ई बाय एम फॉर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल्स के लिए हमें ई बाय एम की इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। देखिए डायरेक्टली ई बाय एम वैल्यू जब आप लिख रहे हैं तो चार्ज अपॉन मास, तो जिसका मास सबसे कम होगा उसका ई बाय एम सबसे ज़्यादा होगा। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा में सबसे कम मास इलेक्ट्रॉन का है। ठीक है, तो डायरेक्टली हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का ई बाय एम सबसे ज़्यादा होती है। तो उसके अकॉर्डिंग ए और बी ऑप्शंस आंसर नहीं हो सकते क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो सी और डी होना चाहिए। सेकेंडली, न्यूट्रॉन पे चार्ज ज़ीरो है तो उसकी ई की वैल्यू ज़ीरो है, तो ई बाय एम भी ज़ीरो होगा। तो न्यूट्रॉन का ई बाय एम सबसे कम होगा, ये भी करेक्ट है। तो फर्स्ट और लास्ट पॉइंट, सबसे कम ई बाय एम और सबसे ज़्यादा ई बाय एम में सी और डी दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। अब पी और अल्फा के लिए हमें कंपेयर करना है। तो देखिए अगर हम चारों पार्टिकल्स के लिए करते हैं तो ई की वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा। तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1 ई, तो उसको 1 यूनिट ले लेते हैं। प्रोटॉन पे भी 1 यूनिट चार्ज है, न्यूट्रॉन पे 0, अल्फा पे, अल्फा इज बेसिकली हीलियम 2 पॉजिटिव आयन, तो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है। अब मास की बात करें तो मास ऑफ प्रोटॉन इज 1834 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के मास को हम 1 यूनिट मान लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का मास अगर 1 यूनिट हो गया तो प्रोटॉन का मास उससे 1834 टाइम्स ज़्यादा होगा। न्यूट्रॉन का अप्रॉक्सीमेटली 1837 टाइम्स ज़्यादा होता है। और अल्फा में देखिए हीलियम 2 पॉजिटिव में क्या क्या है, बेसिकली हीलियम इज़ 4He2। तो यहाँ पर हमारे पास 2 प्रोटॉन हैं और 2 न्यूट्रॉन हैं, और साथ ही साथ हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन भी हैं। तो जब हीलियम 2 पॉजिटिव है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हमने लूज़ कर दिए, तो हमारे पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो मान लेते हैं कि न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के बराबर होता है, तो हम बोलते हैं कि 4 प्रोटॉन है। ठीक है, हीलियम 2 पॉजिटिव में अप्रॉक्सीमेटली 4 प्रोटॉन के बराबर मास होगा, तो 4 × 1834, एक प्रोटॉन का मास 1834 टाइम्स है। ठीक है, अब अगर आप इसकी रेशियो लें ई बाय एम की, तो ये तो 0 आएगी वैल्यू, सबसे कम न्यूट्रॉन की, सबसे ज़्यादा वैल्यू है इलेक्ट्रॉन की 1। अब ये प्रोटॉन की 1/1834 आ रही है और अल्फ़ा की उससे भी हाफ है क्योंकि 2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से 4 को हम कट कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग प्रोटॉन की ई बाय एम वैल्यू अल्फा पार्टिकल से ज़्यादा है। ओके, सो द आंसर विल बी डी। तो सिंपल क्वेश्चन है, ये जस्ट इलेबोरेट मैं आपको कर रहा हूँ ताकि आप एग्जैक्टली समझ सकें कि सॉल्व कैसे किए जाते हैं। बट ये ऑर्डर 1-2 बार आपने सॉल्व किया हो तो आपको याद ही रहता है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, विच इलेक्ट्रॉनिक लेवल वुड अलाउ द हाइड्रोजन एटम टू एब्जॉर्ब अ फोटोन बट नॉट टू एमिट अ फोटोन। कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब तो कर सकता है बट एमिट नहीं कर सकता। अब कौन सा ऐसा लेवल है जहाँ से कोई एमिशन नहीं हो सकती? ग्राउंड स्टेट। अगर कोई ऑलरेडी ग्राउंड स्टेट में है तो यहाँ से वो हायर स्टेट में जा सकता है एनर्जी गेन करके, बट नीचे उससे नहीं जा सकता। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट की। तो एक इलेक्ट्रॉन होता है तो पहला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 1s में। थर्ड क्वेश्चन, बोहर मॉडल कैन एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम ओनली। नहीं, ऐसा नहीं है। बोहर का जो मॉडल है वो किन के लिए वैलिड है? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़। क्योंकि जब भी आप एनर्जी वगैरह लिखते हैं हम
हीलियम पॉजिटिव के लिए भी लिखते हैं, लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए भी लिखते हैं। तो जब भी सिस्टम में एक इलेक्ट्रॉन होगा तब हम उसके लिए बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग एनर्जी, रेडियस, वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इट कैन एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम और आयन जिसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, तो आंसर इज बी। फोर्थ क्वेश्चन, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इवेंचुअली लेड टू द कंक्लूजन दैट, देखिए पहला ऑप्शन दिया गया मास एंड एनर्जी आर रिलेटेड, ये पता चलता है हमें E इज इक्वल टू mc² से, जो कि आइंस्टाइन ने प्रपोज किया था, मास एनर्जी रिलेशन। तो रदरफोर्ड ने ऐसा कुछ नहीं किया, तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग। सेकंड इज इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, हाँ रदरफोर्ड ने डिफाइन किया कि न्यूक्लियस जैसी कोई चीज़ होती है और इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ घूमते हैं। थर्ड, न्यूट्रॉन, देखिए न्यूट्रॉन की बात ही नहीं है क्योंकि न्यूट्रॉन्स डिस्कवर किए गए थे 1932 में, जबकि अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट बहुत पहले हो चुका है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन्स उस समय तक डिस्कवर ही नहीं हुए थे। द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट विद मैटर कैन बी प्रिसाइजली डिटर्मिन्ड, ऐसा कोई भी उसका ऑब्जेक्टिव नहीं था इस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का। तो आंसर इज क्लियर कट बी। तो देखिए जो जितना पुराना आप जेई का क्वेश्चन उठाएंगे वो बहुत ही फंडामेंटल जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा चीज़ें पूछी गई हैं। और जैसे से हम प्रेजेंट ईयर्स की तरफ आते हैं आप देखिए कि क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी हो रहे हैं और नए टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स रिप्रेजेंट्स एन इम्पॉसिबल अरेंजमेंट। अब देखिए n l से बड़ा है, ठीक है, l के बाद m -l से +l तक जाता है तो ठीक है, -2 से +2 तक जा सकता है और स्पिन की वैल्यू +½ -½ दोनों हो सकती है, तो ये करेक्ट है। 400, देखिए इसका मतलब कौन सा हुआ, 3 और L2 का मतलब ये किसी 3D ऑर्बिटल की बात हो रही है। 400 का मतलब ये 4s ऑर्बिटल की बात हो रही है। 3 2 -3, देखिए m की वैल्यू l से बड़ी नहीं हो सकती क्योंकि m कहाँ होता है, -l से +l, तो यहाँ पर m -2 से +2 तक जा सकता था पर -3 गलत है, तो आंसर क्या है, सी ऑप्शन। ठीक है, और फिफ्थ को देखें तो 5 और l की वैल्यू 3 का मतलब क्या हुआ, f, तो ये 5f ऑर्बिटल है। ठीक है, तो सी ऑप्शन गलत है। सिक्स क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ 2000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ टू दैट ऑफ 4000 एंगस्ट्रॉम रेडिएशन। देखिए एनर्जी का डायरेक्टली फॉर्मूला होता है एच न्यू, या इसको आप लिख सकते हैं hc/λ। h और c तो कांस्टेंट है, तो एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो इसका मतलब हुआ E1/E2 इज इक्वल टू λ2/λ1। ठीक है, तो E1 क्या है, 2000 वाला, तो λ1 क्या हो जाएगा 2000 एंगस्ट्रॉम, और सेकेंड एनर्जी क्या है 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो रेशियो कितनी आ रही है 2, तो आंसर इज डी। सेवंथ क्वेश्चन, द ट्रायड ऑफ न्यूक्लियाई दैट आर आइसोटोनिक। अब आइसोटोनिक कौन से होते हैं, जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, तो आइसोटोनिक इज सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। देखिए न्यूट्रॉन्स के लिए आपको क्या करना है, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को सबट्रैक्ट करना है, a - z, तो 14 - 6 कितना आ जाएगा 8, 15 - 7 कितना आ जाएगा 8, 17 - 9 8। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। बाकी में देख लीजिए आप, 12 - 6 6 आएगा, 14 - 7 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी कोई मैच नहीं करेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। एट्थ क्वेश्चन इज द वेवलेंथ ऑफ अ स्पेक्ट्रल लाइन फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू। देखिए वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, अब स्पेक्ट्रल लाइन के लिए अगर हम बात करें तो कौन से फॉर्मूला से आप वेवलेंथ कैलकुलेट करते हो, 1/λ इज इक्वल टू RZ², 1/n1² - 1/n2²। ठीक है, एक ये फॉर्मूला है, या
हम ये बोल सकते हैं कि ये हायर एनर्जी लेवल है E2 और ये लोअर एनर्जी लेवल है E1। इनके बीच में जब भी कोई ट्रांजिशन होती है, सपोज हायर से इलेक्ट्रॉन लोअर में जंप करता है, तो जो एनर्जी ये लूज़ करेगा ये एच न्यू किसके बराबर होगा, दोनों के एनर्जी डिफरेंस के बराबर। और एच न्यू को हम क्या लिख सकते हैं, एच सी बाय लैम्डा। ठीक है, तो ये E2 माइनस E1 क्या है, एनर्जी डिफरेंस है डेल्टा E। तो डेल्टा E किसके बराबर आ रहा है, एच सी बाय लैम्डा। तो जो वेवलेंथ है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन द एनर्जी। ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मूला डिफरेंट है और ये फॉर्मूला डिफरेंट है, इसी फॉर्मूले को रीअरेंज करके इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो वेवलेंथ किससे रिलेटेड है, इन्वर्सली डिफरेंस इन एनर्जी। फर्स्ट ऑप्शन हो नहीं सकती, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अंडरगोइंग द ट्रांजिशन, कितने इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन हो रही है, इससे उसका कोई रिलेशन नहीं है। न्यूक्लियर चार्ज कितना है एटम का, Z। ठीक है, पर यहाँ पर उससे भी कोई ज़्यादा रिलेशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो डेल्टा E में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ये पूरा जो फैक्टर है वो डेल्टा E में ही आ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन इज सी। नाइन्थ क्वेश्चन, द ऑर्बिटल डायग्राम इन विच द अफबाउ प्रिंसिपल इज वायलेटेड। अब अफबाउ प्रिंसिपल क्या बोलता है कि पहले लोअर एनर्जी भरो। ठीक है, जब तक आपके लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स फिल नहीं हो जाते तब तक आप हायर एनर्जी में नहीं जाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन देखें, 2s भर दिया गया है, उसके बाद 2p स्टार्ट हुआ। बट क्या ये ऑप्शन करेक्ट है, जिस तरह से 2p को भरा गया है इलेक्ट्रॉन्स, क्या ये सीक्वेंस करेक्ट है, नहीं। क्योंकि यहाँ पर हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग पहले सारे के सारे ऑर्बिटल सिंगली फील्ड होते हैं 1 2 3, फिर जाके इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट होती है। तो ये भी गलत है, पर किसके अकॉर्डिंग, ऑफबाउ के अकॉर्डिंग नहीं है, ये हुंड्स रूल को वायलेट करता है। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि ऑफबाउ का मतलब है लोअर एनर्जी, 2s भर दिया है, उसी के बाद हम 2p में गए हैं। ठीक है, अब ये तीनों बराबर एनर्जी के हैं, इनमें ऑफबाउ प्रिंसिपल नहीं लगता। बी में देखिए 2s भरा नहीं है और 2p की फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। ओके, तो ये आंसर है, ऑफबाउ रूल वायलेटेड। सी की बात करें तो सी बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट फिलिंग, क्योंकि 2s को भरा गया था, उसके बाद 2p की सिंगल सिंगल फिलिंग हुई है, पहले सारे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की और पैरेलल स्पिन के साथ हुई है। डी भी करेक्ट फिलिंग है, क्योंकि पहले तीनों सिंगली फिल्ड हुए, उसके बाद जाके पेयरिंग स्टार्ट हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 9। ठीक है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी इसकी, NS2NP5, क्योंकि p ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, और एक इलेक्ट्रॉन अगर इसमें ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, नियॉन की कन्फिग्रेशन के बराबर हो जाएगा, नियरेस्ट नोबल गैस। ठीक है, तो हैलोजन्स NP5 में होते हैं। 11th क्वेश्चन, द करेक्ट ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम एटम। अब क्रोमियम के लिए लिखें तो एटॉमिक नंबर 24 है, तो अब चलिए 1s2 2s2 2p6, ये हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स, 3s2 3p6 4s2 3d4। तो नॉर्मली हम 24 इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे तो इस तरह से भरेंगे, ये 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहाँ पर 18 20, और फिर 21वें इलेक्ट्रॉन से हम डी में इलेक्ट्रॉन डालना स्टार्ट करते हैं, तो हम 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल सकते हैं। बट ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि क्रोमियम में 4s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में चला जाता है, ताकि 3d हाफ फील्ड हो जाए। हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन ज़्यादा स्टेबल होती हैं, इसीलिए इसकी कन्फिग्रेशन क्या है, ये तक कन्फिग्रेशन 18 इलेक्ट्रॉन्स की, ये क्या है, आर्गन की कन्फिग्रेशन। तो आर्गन 4s1 3d5, ऑप्शन इज ए। तो ये जो एक्सेप्शनल केसेस हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है, ये सारे NCERT में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में स्टार मार्क, ठीक है, NCERT में सारी की सारी कन्फिग्रेशंस लिखी हुई हैं सभी एलिमेंट्स की,
और जिनमें थोड़ी एक्सेप्शंस हैं वहाँ पर स्टार मार्क किया गया, तो एक बार उन सभी को आप रिवाइज कर लें। अब देखिए 12th क्वेश्चन, द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन एटम। अब क्लोरीन के लिए अगर आप एटॉमिक नंबर इसका देखें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। ठीक है, तो इसके लिए कन्फिगरेशन लिखते हैं हम क्लोरीन के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ओके, देखिए तो जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अब देखिए यहाँ तक तो पेयरिंग हो रखी है, 3s में भी पेयरिंग हो रखी है। 3p की अगर हम फिलिंग देखें 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 और 5। तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये किस में है? 3p में है। तो n की वैल्यू कितनी होगी? 3। l की वैल्यू क्या होगी? 1, क्योंकि p के लिए 1 होता है। अब m, ये px भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो ये 1 ऑप्शन दी गई है, तो ये अकेली एक ऑप्शन है। ठीक है, तो ये 3p है, ये तो 3s है, ये 2p है और ये भी 2p है। 13th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट कैरेक्टराइज एक्स रेज। ठीक है, रेडिएशन कैन आयनाइज गैसेज। एक्स रेज यस आयनाइज कर सकती हैं, और ये चीज़ हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अगर आप ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को पढ़ें तो वहाँ पर जो एक्सरेज यूज़ की जाती हैं वो एयर को आयनाइज करने के लिए यूज़ की जाती हैं। तो ये कंफर्म होता है कि यस एक्सरेज कैन आयनाइज गैसेज, करेक्ट है। इट कॉजेज जिंक सल्फाइड टू फ्लोरेसेंस। ठीक है, देखिए जिंक सल्फाइड की फ्लोरेसेंस भी कॉज करता है, क्योंकि हाई स्पीड पे जब ये इस जिंक सल्फाइड कोटिंग से कोलाइड करेगा तो वहाँ एक छोटा सा स्पार्क आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। थर्ड, डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। अब एक्सरेज कोई चार्ज्ड पार्टिकल नहीं है, ये कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई प्रोटॉन नहीं है, कोई भी चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट से एक्सरे नहीं बनती। ठीक है, ये सिर्फ एनर्जी है। ठीक है, ये पार्टिकल यहाँ पर पार्टिकल नेचर नहीं है डायरेक्टली, चार्ज पार्टिकल्स, तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होते। तो ये जो कैरेक्टर थर्ड दिया है ये गलत है। और वेवलेंथ शॉर्टर देन यूवी रेज। यस, शॉर्टर वेवलेंथ का मतलब है ज़्यादा एनर्जी है एक्स रेज में इन कंपैरिजन टू अल्ट्रावायलेट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग रिलेट्स टू फोटॉन्स बोथ एज वेव मोशन एंड एज अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। देखिए अब फोटॉन्स की अगर हम बात करें तो इंटरफेरेंस ये सिर्फ और सिर्फ वेव नेचर को डिफाइन करता है। E इज इक्वल टू mc², ये क्या करता है? मास और एनर्जी का रिलेशन डिफाइन करता है। ठीक है, तो E इज इक्वल टू mc² किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं आप? पार्टिकल्स के लिए। डिफ्रैक्शन भी वेव नेचर को डिफाइन करता है। E इज इक्वल टू hν, ये किसको डिफाइन करता है? वेव मोशन एंड अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल, क्योंकि ये एक फोटोन को डिफाइन कर रहा है कि एक फोटोन के एनर्जी hν के बराबर है। अब पार्टिकल के पास तो फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकती, ये जो आप न्यू यूज़ कर रहे हो तो फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी किसके पास होनी चाहिए? वेव के पास। तो ये बता रहा है कि उस पार्टिकल की जो वेव है, या बेसिकली आप बोलते हो जो वेव आ रही है इस फ्रीक्वेंसी की, इसका जो फोटोन है उस फोटोन की एनर्जी ये है। ओके, तो फोटोन को वेव और स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल ये दोनों रिलेट कर सकता है। ठीक है, तो आई होप डी ऑप्शन इज द करेक्ट हेयर। 15th क्वेश्चन, अ 3p ऑर्बिटल हैज़। देखिए रिकैप में हमने पढ़ा है जो रेडियल नोड्स हैं उन्हीं को स्फेरिकल नोड्स भी बोलते हैं। वो होते हैं n-l-1, और जो एंगुलर नोड्स हैं जिनको आप नॉन स्फेरिकल नोड्स बोलते हैं वो होते हैं l। इसीलिए जो टोटल नोड्स हैं इनको ऐड करने पे आपको मिलेंगे n-1। 3p में देखिए, 3p में रेडियल नोड्स कितने आ जाएंगे? 3 - 1 - 1,
एक एंगुलर नोड कितने आएंगे, एल की वैल्यू 1 है, टोटल नोड कितने आ जाएंगे 3 - 1 2। तो एक स्फेरिकल है और एक एंगुलर है, ठीक है। तो 1 स्फेरिकल एंड 1 नॉन स्फेरिकल नोड। द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ 2s ऑर्बिटल इज, देखिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट L इंटू एल प्लस 1 h/2 फॉर 2s ऑर्बिटल्स, s के लिए L की वैल्यू 0 होती है, तो ये क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, तो आंसर इज 0, ठीक है। अगर p के लिए पूछा जाता तो L को हम 1 पुट कर देते, 1 पुट करते तो √2 h/2 आ जाता। नाउ 17th क्वेश्चन, द फर्स्ट यूज ऑफ क्वांटम थ्योरी टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम वॉज मेड बाय, ठीक है, क्वांटम थ्योरी। अब सबसे पहले देखिए कि कहाँ से कहाँ मॉडल चलता है। आपके पास थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल आया, उसके बाद रदरफोर्ड का मॉडल आया, उसके बाद हमारे पास बोहर का मॉडल आया, उसके बाद हमारे पास क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया, ठीक है। क्वांटम थ्योरी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो श्रोडिंगर इक्वेशन से रिलेटेड है। जो बोहर का मॉडल था, इसमें उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी स्टडी किया था, उसने प्लैंक्स की थ्योरी को भी स्टडी किया था और तब अपना मॉडल दिया था। तो जो प्लैंक की थ्योरी थी वही तो क्वांटा की थ्योरी थी। तो क्वांटम थ्योरी को सबसे पहले किसने इनकॉर्पोरेट किया, बोहर ने किया। प्लैंक ने पहली बात है कोई स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिफाइन नहीं किया, प्लैंक ने सिर्फ क्वांटा डिफाइन किया। उस क्वांटा को लेके बोहर ने स्ट्रक्चर के ऊपर एक एटम का मॉडल प्रपोज किया था, बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। आइंस्टाइन ने कोई एटॉमिक थ्योरी नहीं दी, हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया, कोई एटॉमिक थ्योरी नहीं दी, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है। अब 18th क्वेश्चन, फॉर अ डी इलेक्ट्रॉन द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज, देखिए डी के लिए क्या होगा, फॉर डी सबशेल एल की वैल्यू कितनी होती है 2। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जिसका फॉर्मूला है √L इंटू एल प्लस 1 h/2 पाई, तो कितना हो जाएगा √2 इंटू 3, तो √6 h/2 पाई, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 19th क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिफाइड बाय द क्वांटम नंबर n एंड l। तो ये आपको 4 इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं जिनके लिए n और l की वैल्यूज़ बताई हुई हैं। इन्हें आपको इंक्रीजिंग एनर्जी के ट्रेंड में अरेंज करना है। अब देखिए एनर्जी के लिए कौन सा रूल हम लगाते हैं यहाँ पर, n+l रूल। जिसका n+l बड़ा होगा उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो देखिए फर्स्ट के लिए n+l कितना है 5, सेकंड के लिए कितना है 4, थर्ड के लिए कितना है 5, फोर्थ के लिए कितना है 4। तो देखिए सेकंड और फोर्थ में इन दोनों में एक वैल्यू कितनी आ रही है 4 वैल्यूज आ रही है, ठीक है। अब जब n+l बराबर आ जाए तब किसको देखते हैं हम, जिसकी n की वैल्यू बड़ी होती है, सेकंड की बड़ी है। तो इसका मतलब है जो सेकंड है ये 4 से बड़ा है। अब देखते हैं फर्स्ट और थर्ड में। फर्स्ट में भी टोटल वैल्यू 5 आ रही है, थर्ड में भी 5 आ रही है, बट n की वैल्यू बड़ी किस में है, फर्स्ट में है। तो इसका मतलब हुआ जो फर्स्ट है वो थर्ड से बड़ा है। तो फर्स्ट सबसे बड़ा होगा, उसके बाद थर्ड, फिर सेकंड, फिर फोर्थ। तो कौन सी ऑप्शन आ रही है, ए ऑप्शन, ठीक है, सिंपल रूल है। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन, द नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स इन अ px ऑर्बिटल इज। देखिए नोडल प्लेन्स px ऑर्बिटल, तो जो px ऑर्बिटल हमारा है यह आएगा हमारा px ऑर्बिटल,
अब इस पी एक्स ऑर्बिटल में, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, नोडल प्लेन कितने हैं? ठीक है, ये जो प्लेन है जो बीच से पास कर रहा है, या ऐसे मान लीजिए ये आप एक शीट रखिए, इसके इस तरफ आपने एक लोब बना दिया, दूसरी तरफ एक और लोब बना दिया, तो ये शीट जिससे पास कर रही है, इस शीट पे कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। तो ये कौन सा प्लेन है? इधर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। तो पी एक्स के लिए वाई जेड प्लेन जो है वो नोडल प्लेन होता है। वैसे पी वाई के लिए एक्स जेड नोडल प्लेन होगा, और पी जेड के लिए एक्स वाई। ठीक है, क्योंकि ये जो लोब हैं वो एक ही एक्सिस के लॉन्ग होते हैं, उसको सेंटर से पास करता हुआ एक प्लेन अगर आप परपेंडिकुलर बना दें, ठीक है, इस प्लेन को अगर हम फ्रंट व्यू इसका देखें तो फ्रंट व्यू से आपको ऐसा दिखेगा ये। तो ये कौन सा प्लेन है? ये है वाई जेड प्लेन, एक ही होगा। ओके, तो पी एक्स के लिए एक, पी वाई के लिए एक, पी जेड के लिए भी एक। तो कितने नोडल प्लेन है? 1। क्वेश्चन नंबर 21, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट इज। अब इसको कन्फिग्रेशन को अगर हम देखें तो टोटल कितना बन रहा है? z इज इक्वल टू 24 बन रहा है यहाँ पे। ओके, 1s2 2s2 2p6 3s2 सॉरी 3s2 के बाद यहाँ पर क्या आएगा? 3p6 आएगा। ठीक है, तो अब टोटल कन्फिग्रेशन जो z बन रहा है दैट इज 24। अब Z24 हमें पता है ये क्रोमियम है और ये एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि इसके लिए ये एक्साइटेड स्टेट नहीं है बट यही इसकी ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, तो ये सिंपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 22, द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ गोल्फ बॉल वेइंग 200 ग्राम्स। तो वेवलेंथ किसके साथ? गोल्फ बॉल। तो मैटर का डुअल नेचर की यहाँ बात हो रही है, जहाँ पर डी ब्रॉगलीज रिलेशन लगेगा। तो डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ठीक है, तो एच की वैल्यू कितना है? 6.626 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय गोल्फ बॉल का वेट कितना है? 200 ग्राम्स। ओके, अब देखिए इसके यूनिट्स हैं जूल सेकेंड। अब क्योंकि आप फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, आपको हर एक वैल्यू एसआई यूनिट्स में लेनी है। तो 200 ग्राम को अगर हम किलोग्राम में लिखेंगे तो 0.2 आ जाएंगे, इनटू वेलोसिटी इज 5 मीटर पर आवर। ठीक है, तो 5 मीटर पर आवर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर पर सेकंड में। तो देखिए 5 मीटर कितने में? 3600 सेकेंड्स में। तो एक सेकंड में कितना है ये? 5 डिवाइडेड बाय 3600 मीटर पर सेकंड। ओके, तो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 853.6 इंटू 10⁻34। ओके, अब यहाँ मीटर पर सेकंड है, ये जूल है, ये किलोग्राम में है वैल्यू। तो फाइनली ये वैल्यू आ जाएगी मीटर में। अब इसको अगर हम -34 में 4 डेसिमल पॉइंट शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट की तरफ, तो क्या होगा? यह आ जाएगा 2.385 इंटू 10⁻30 मीटर। तो क्या ऑर्डर है? 10⁻30 मीटर। ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 23, द क्वांटम नंबर्स +½ एंड -½ फॉर द इलेक्ट्रॉन स्पिन रिप्रेजेंट। देखिए स्पिन की जो वैल्यू है हाफ, ये जो वैल्यू है 1/2, ये एक एक्सपेरिमेंट में डिटर्मिन की गई थी, जिसमें सिल्वर एटम्स के वेपर्स या सिल्वर के वेपर्स के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया था। इट वाज डन बाय स्टर्न एंड गार्लेक। ओके, तो इस एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैलकुलेट किया गया था जो कि हाफ था। तो इलेक्ट्रॉन जब अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, तो अपने एक्सिस पे रोटेट करते टाइम ये एक मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट करता है और एक ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो
अगर दो इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग डायरेक्शन में घूम रहे हैं, एक क्लॉकवाइज घूम रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो दोनों एज अ मैग्नेट काम कर रहे हैं बट ऑपोजिट नेचर के। तो जब आप उन्हें एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उनमें से एक उस फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो आप बोल सकते हैं कि जो प्लस हाफ जिसका स्पिन है वो उस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, माइनस हाफ वाला क्योंकि उससे ऑपोजिट रोटेशन में है तो वो उससे रिपेल होगा। इसीलिए जब सिल्वर के वेपर्स पास किए गए थे तो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक स्पिन की वजह से कुछ अट्रैक्ट हुए एक मैग्नेटिक फील्ड में, कुछ उससे रिपेल हुए। ठीक है, तो जिसकी वजह से वो बीम जो थी सिल्वर के वेपर्स की वो दो पार्ट्स में स्प्लिट कर गई। तो वहाँ से फाइनली ये कैलकुलेट किया गया था। तो अगर हम बोलें कि इट रिप्रेजेंट द रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, देखिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को डिफाइन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हैं, ये प्लस और माइनस साइन। हाफ की वैल्यू क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो ये एंटायरली क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाफ, प्लस हाफ और माइनस हाफ क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये नहीं पूछ रहा है कि प्लस और माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रोटेशन ऑफ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज है, ये प्लस और माइनस का काम है। तो ये ऑप्शंस कंप्लीटली करेक्ट नहीं है। थर्ड, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉइंटिंग अप एंड डाउन रिस्पेक्टिवली, ये मैग्नेटिक मूवमेंट की भी वैल्यू नहीं है। ओके, क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट ठीक है दोनों का डिफरेंट होगा, एक का पॉइंटिंग अपवर्ड होगा, एक पॉइंटिंग डाउनवर्ड होगा, पर हाफ जो है इट इज़ एन इंट्रिंसिक, स्पिन इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो अल्टीमेटली इट इज़ अ रिप्रेजेंट्स अ क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट जिसका कोई क्लासिकल मीनिंग नहीं है। ओके, या क्लासिकल सॉरी एनालॉग उसका नहीं है। ओके, सो फोर्थ ऑप्शन पे डायरेक्टली कंक्लूड करना इसमें उतना इजी नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है बट हम ये कंफर्म से स्टूडेंट इसको समझ सकते हैं कि पहली तीन ऑप्शंस गलत हैं या कंप्लीटली करेक्ट नहीं है। तो इसके लिए आपको स्पिन के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि स्पिन किस एक्सपेरिमेंट में डिस्कवर हुआ, क्या उसमें डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस थी और क्यों स्पिन की वैल्यू हाफ ही आती है इलेक्ट्रॉन के लिए। अदर पार्टिकल्स के लिए स्पिन की वैल्यू डिफरेंट भी एग्जिस्ट करती हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन में आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 24, तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में जिसमें न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम एस्टेब्लिश किया गया, कौन सी बीम यूज़ की थी, हीलियम न्यूक्लियाई। सिंपल, सभी जानते हैं कि हीलियम न्यूक्लियाई थे, एटम्स नहीं थे। दैट इज हीलियम 2 पॉजिटिव आयंस, जिनको क्या बोलते हैं हम, अल्फा पार्टिकल्स। ये यूज़ किए गए थे एक थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर, इम्पिंच किए गए, जिस गोल्ड फॉइल की थिकनेस थी 6 × 10⁻⁻6 मीटर, 6 माइक्रोमीटर के आसपास उसकी थिकनेस थी और ये स्कैटर हुए। 25th क्वेश्चन, इफ द नाइट्रोजन एटम हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s7, मतलब कि नाइट्रोजन के सातों इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम एक ही ऑर्बिटल में डाल दें, 1s में ही डाल दें सातों के सातों इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे, तो क्या होगा, इट वुड हैव एनर्जी लोअर देन द नॉर्मल ग्राउंड स्टेट। हाँ, नॉर्मल ग्राउंड स्टेट से एनर्जी कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि सारे 1s में है, 1s से हायर है, फिर 2s, फिर 2p। ठीक है, तो आप हायर ऑर्बिटल्स में जा ही नहीं रहे, आपने सबसे कम एनर्जी वाले को ही पूरा भर दिया। ठीक है, पूरा नहीं भर दिया, ज़रूरत से ज़्यादा भर दिया। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि अगर हम लोअर एनर्जी में ही 7 के 7 इलेक्ट्रॉन डाल दें तो इस कन्फिग्रेशन से तो हमें ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी, क्योंकि 1s सबसे छोटा एनर्जी में। ओके, और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज भी रहेगा, क्योंकि 1s सबसे क्लोज होता है, फिर उसके बाद 2s आता है, उससे भी दूर 2p होता है। बट फिर भी ऐसा कभी नहीं होता कि 1s7 जैसी कन्फिग्रेशन ऑब्जर्व की जाए। क्यों, तो इसका रीज़न सिर्फ एक है कि पॉलीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्योंकि n, l और m ये 3 सेम होते हैं एक ऑर्बिटल के लिए। मान लीजिए अगर हम 1s की बात कर रहे हैं तो n1 होगा,
L0 होगा, M0 होगा। जो फोर्थ क्वांटम नंबर है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए -½ हो जाएगा, एक के लिए +½ हो जाएगा। ठीक है, तो पहला 3 का सेट तो बराबर आ रहा है, फोर्थ से ही आप बता पा रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स ये डिफरेंट है। अब अगर मैं तीसरा इलेक्ट्रॉन डाल दूं तो उसको फिर से स्पिन की वैल्यू या तो +½ देनी पड़ेगी या -½ देनी पड़ेगी, तो रिपीट हो जाएगा ना वैल्यू। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स का मतलब है कि दोनों इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बिल्कुल सेम है एटम में, जबकि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स का सेम एड्रेस नहीं हो सकता। यही पॉलीज प्रिंसिपल है। ओके, तो किसको वायलेट करते हैं? हाइजेनबर्ग को वायलेट नहीं करते। हंड्स रूल कब अप्लाई होता है? जब आपके पास मान लीजिए ये p ऑर्बिटल है या मान लीजिए d है, जहाँ पर मल्टीपल सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं। अब उनमें भरना कैसे है इलेक्ट्रॉन को, ये हंड्स रूल बताता है। ठीक है, तो ये पॉलीज को वायलेट करता है। हाँ, ऐसा कब हो सकता है? अगर मान लीजिए स्पिन की 7 वैल्यूज़ हों। स्पिन की वैल्यूज़ हैं ABCDEFG। तब हो सकता है कि पहले के लिए जो आपके पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है उसके लिए आपने A भर दिया स्पिन की वैल्यू को, सेकंड के लिए B भर दिया, थर्ड के लिए C भर दिया, फिर D भर दिया, तो आपका सेट रिपीट नहीं होगा। तो स्पिन की जितनी वैल्यूज़ होती हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में आते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आए, क्या कंडीशन होनी चाहिए कि हम नाइट्रोजन को 1s7 लिख पाएँ, तो कंडीशन ये होनी चाहिए कि स्पिन की 7 वैल्यूज़ एग्जिस्ट करनी चाहिए। और अगर ऐसा हुआ तो पीरियोडिक टेबल भी चेंज हो जाएगा। पीरियोडिक टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो भी चेंज होगा, क्योंकि वो भी स्पिन पे ही डिपेंड करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, द रेडियस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिट इज सेम एज दैट ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस R1 कितना होता है? A0, क्योंकि फॉर्मूला क्या है? nth का फॉर्मूला होता है n² A0/z। हाइड्रोजन के लिए Z1 है और फर्स्ट ऑर्बिट है तो n भी 1 है। ठीक है, तो ये हो गया हाइड्रोजन के लिए। अब हीलियम पॉजिटिव के लिए करते हैं हम। चलिए, हीलियम पॉजिटिव और n2 आ गया यहाँ पे, तो रेडियस कितना आ जाएगा सेकेंड ऑर्बिट का? देखिए n², n2 है तो 4A0 हीलियम के लिए Z की वैल्यू कितनी होती है? 2A0 आ गया। लिथियम 2 पॉजिटिव का n2 है तो इसके लिए भी क्या आ जाएगा? 4A0 लिथियम का Z कितना है? 3। और लिथियम 2 पॉजिटिव में n = 3 ले लेते हैं हम, तो 9A0/3, 3A0 आ जाएगा। और बेरिलियम के लिए लेते हैं, बेरिलियम 3 पॉजिटिव n = 2, तो 2 का मतलब है 4A0 और बेरिलियम का Z है 4A0। तो किससे मैच कर रहा है ये? बेरिलियम के साथ। करेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27, द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स ऑफ 3s एंड 2p ऑर्बिटल्स आर। तो रेडियल नोड्स का फॉर्मूला n-l-1, तो 3s के लिए कितने हो जाएंगे? 3 - 0 - 1 2, और 2p के लिए कितना हो जाएंगे? 2 - 1 - 1 0। ठीक है, तो आंसर क्या है? 2 and 0 रिस्पेक्टिवली। Question number 28. Given that the abundance of isotope 54 iron, 56 iron, 57 are 5%, 90% and 5%, the atomic mass of iron is। देखिए ये हमने मोल कंसेप्ट में इसी तरह का क्वेश्चन किया हुआ है। जब भी आप एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं, जो हम मिक्सचर आपके पास दिया गया है, तो 54 वाला कितना है? 5%। तो लिख लीजिए 54 × 5। 56 वाला कितना है? 90%, तो 56 × 90 प्लस 57 वाला कितना है? 5। और टोटल कितनी परसेंटेज है? 100।
ओके, तो आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप लीजिए कि 5% है तो मतलब 0.05, तो आप लीजिए 54 इंटू 0.05 प्लस 56 इंटू 0.90 प्लस 57 इंटू 0.05, तब भी बात सेम है। ओके, तो इसका आंसर आएगा 55.95, बी ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड बोहर ऑर्बिट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें तो पता है कि ½ mv² है। इन चारों के चारों ऑप्शंस में डिफरेंस कहाँ आ रहा है, यहाँ 4 है, यहाँ 16 है, या 32 है, यहाँ 64 है। मतलब मास तो इन्वॉल्व है, A0 इन्वॉल्व है, मतलब बोहर ऑर्बिट इन्वॉल्व है, ठीक है, और H है। तो मतलब ये जो वेलोसिटी है इसको किस टर्म में आपको लाना पड़ेगा, ऐसी टर्म में जहाँ पर H भी हो, पाई हो और A0 हो, क्योंकि मास तो एज इट इज़ रहेगा। तो देखिए कौन कौन सी इक्वेशन हैं जो वेलोसिटी को H, पाई और A0 से रिलेट करती हूँ। एक तो आप लिख सकते हैं mvr इज इक्वल टू NH/2π, ठीक है। तो यहाँ से जो वेलोसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी NH/2πmr। तो H और पाई तो यहाँ से आ गया, सेकंड बोहर ऑर्बिट था तो N को 2 पुट कर सकते हैं। अब R की वैल्यू फर्दर किस पे डिपेंड करती है, देखिए रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट क्या होता है, n² A0 होता है। तो इसको अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, देखिए NH/2πm इंटू n² A0। ओके, ये अपॉन z होता है, पर हाइड्रोजन है तो यहाँ पर z को हम 1 लेके चल रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। अब देखिए ये n से यहाँ n कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा ये H/2πm, और n की वैल्यू कितनी है 2, क्योंकि सेकंड ऑर्बिट है A0। तो वेलोसिटी आपको आ गई H/4πm A0। इसलिए काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, ½ mv²। तो हाफ इंटू मास इंटू v² कितना हो जाएगा, h² डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16m² A0²। क्लियर। तो देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, m से यहाँ एक m कैंसिल हो गया, तो h²/16 × 2 32, तो आ जाएगा h²/32 π²। सॉरी यहाँ पर हम π² लिखना भूल गए, π² भी है, ठीक है। तो आंसर क्या है हमारे पास, सी ऑप्शन। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको ये देखना है कि हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, काइनेटिक एनर्जी। चारों ऑप्शन में कौन कौन सी टर्म्स दी गई हैं, मास है, A0 है, H है, पाई है। तो मतलब मास तो रहेगा, तो वेलोसिटी को H, पाई और A0 की टर्म्स में कन्वर्ट करना है। उसके लिए आप जो फॉर्मूलाज आप जानते हैं उनको लिखें, फिर R है, R को हमने फिर से उसके फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लिया, n² A0/z, और वैल्यूज को पुट करके सिंपली आपके पास आंसर आ गया। ओके, सो दीज वर द सिंगल ऑप्शन करेक्ट प्रॉब्लम्स। अब देखते हैं मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। फर्स्ट इज एन आइसोटोन ऑफ जर्मेनियम 7632 इज, आइसोटोन कौन से होते हैं, जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो उसके लिए क्या करना है आपको, A-z करना है। तो आपको 76 - 32 ये इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, और इन चारों केस में A-z करके कैलकुलेट करेंगे तो कौन कौन से आंसर आएंगे आपके पास, B एंड D। ओके, क्योंकि 76 से 1 बढ़ा दिया, 32 में 1 बढ़ा दिया, 2 बढ़ा दिए, यहाँ इसमें भी 2 बढ़ा दिए, तो डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 31। अब ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। देखिए, मैनी एलिमेंट्स हैव नॉन इंटीग्रल एटॉमिक मासेस। क्यों होते हैं नॉन इंटीग्रल, जैसे कि अभी हमने आयरन के केस में देखा, तो इसका जो मास है वो क्या है, 55.95 आया,
क्यों आया? ऐसा नहीं है कि इसके जो आइसोटोप्स हैं उनके नॉन इंटीग्रल हैं, ये सारे इंटीग्रल हैं 54, 56, 57। पर जब आप तीन वैल्यूज़ की एवरेज लेते हो, ये 5% है, वो 90% है, वो 5%, तो इनकी जब आप एवरेज लोगे तो एवरेज आपका नॉन इंटीग्रल आ सकता है। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पास आइसोटोप्स होने चाहिए। ठीक है, तो नॉन इंटीग्रल एटॉमिक मास क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे पास आइसोटोप्स हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अब सेकंड बोल रहा है आइसोटोप्स के भी नॉन इंटीग्रल होते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है, अभी हमने सॉल्व किया। ठीक है, हाँ ये ज़रूरी है कि आइसोटोप्स हैव डिफरेंट मासेस, इसीलिए जब एवरेज लेते हैं तो एवरेज वैल्यू कहीं बीच में आके आती है, एडजस्ट होती है, तो वो कभी इंटीग्रल भी हो सकती है, कभी नॉन इंटीग्रल भी हो सकती है। ठीक है, डी ऑप्शन कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन को मिला के फ्रैक्शनल मासेस बनते हैं, तो ये भी गलत है। नाउ क्वेश्चन नंबर 32। देखिए, व्हेन अल्फा पार्टिकल्स आर सेंट थ्रू अ थिन मेटल फॉइल, मोस्ट ऑफ देम गोज स्ट्रेट थ्रू द फॉइल बिकॉज, क्यों चले जाते हैं सीधे? क्योंकि एटम जब आप डिफाइन करते हो, आप बोलते हो कि न्यूक्लियस इतना छोटा है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो गए वो तो उसके आसपास भी नहीं थे, बहुत दूर थे। जो उसके थोड़े नज़दीक से होके गए वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुए, जो ज़्यादा नज़दीक हुए वो ज़्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, और बाकी तो ऑलमोस्ट सीधे निकल गए। क्यों निकल गए सीधे? क्योंकि ये सारा स्पेस खाली है, यहाँ कोई बड़ा पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है जो उनको डिफ्लेक्ट कर सके या जिनके साथ कोलाइड करने से उसके बहुत पाथ चेंज करने के चांस हो। ठीक है, तो मैक्सिमम स्पेस, बहुत बड़ा स्पेस है। पता है ना आपको, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस एटम के रेडियस से 10⁵ टाइम्स छोटा होता है। ओके, तो एक रीज़न तो हो गया कि सारा स्पेस आसपास का वो मोस्टली खाली है, तो सी ऑप्शन तो करेक्ट होगी, मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस। अब पहला पॉइंट है कि अल्फा पार्टिकल्स आर मच हैवियर देन इलेक्ट्रॉन्स। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर एम्प्टी स्पेस में इलेक्ट्रॉन तो हैं, तो इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन हो सकता है। अब अल्फा पार्टिकल का मास इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो इतना हैवी अल्फा पार्टिकल अगर इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा भी तो उसके पाथ पे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। ये ऐसे है कि एक बहुत हाई स्पीड पे कोई बस जा रही है और रास्ते में अगर एक मान लीजिए छोटा सा पत्थर भी उससे टकरा जाए तो उसे बस का जो पाथ है वो तो चेंज नहीं हो जाएगा। तो अल्फ़ा पार्टिकल बहुत हैवी होते हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर भी जाएं तब भी उनके पाथ में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ए ऑप्शन भी करेक्ट है। अब अल्फ़ा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज हैं, इसका उनकी डिफ्लेक्शन से कोई मतलब नहीं है। अगर वो नेगेटिवली चार्ज्ड भी होते तब भी उनके पाथ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता क्योंकि बहुत हैवी हैं। ठीक है, हाई वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, इसका भी स्ट्रेट जाने से कोई लिंक नहीं है। अगर वो थोड़े स्लो भी होते तब भी वो सीधे ही जाते क्योंकि न्यूक्लियस से बहुत दूर होंगी मैक्सिमम अल्फा रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, द सम ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज। देखिए, हाइड्रोजन के कौन कौन से आइसोटोप्स हैं? 1H1, 1H2, 1H3। इसमें न्यूट्रॉन कितना है? 0, प्रोटॉन कितना है? 1। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की बात हो नहीं रही यहाँ पे, सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन पूछ रहा है, तो इन पे सम कितना आ गया? 1। यहाँ पर न्यूट्रॉन प्रोटॉन का सम कितना है? 2, क्योंकि ये मास नंबर है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का सम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। 6 किसी में भी नहीं है, एक में 2 है और एक में 3 है, तो ऑप्शन क्या होंगी? बी एंड डी। नेक्स्ट इज के एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in the first Bohr orbit of hydrogen atom is minus 13.6 electron volt. Correct? The possible energy value or values of the excited state or states for electron in Bohr orbits of hydrogen is are. देखिए, energy of ground state that is E1 ये minus 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है?
-13.6 जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, तो यहाँ पर z तो 1 है क्योंकि हाइड्रोजन की बात हो रही है, और n 1 हो गया तो -30.6 आ गया। अब अगर हम E2 सेकेंड ऑर्बिट की बात करें तो -30.6 इंटू 1 स्क्वेयर अपॉन 2 स्क्वेयर दैट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये आ जाएगा। ओके, थर्ड की बात करें, क्योंकि फर्स्ट से अगर जाएगा एक्साइटेड स्टेट में तो या तो 2 में जाएगा, 3 में जाएगा, 4 में जाएगा, 5 में जाएगा। ठीक है, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 के लिए कितना हो जाएगा, -13.6 इंटू 1 स्क्वेयर अपॉन 3 स्क्वेयर, कितना हो जाएगा -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, और अगर इससे ऊपर जाएंगे आप तो वैल्यू क्या होगी, ये मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। ठीक है, सिर्फ नेगेटिव साइन की बात नहीं कर रहा, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ कि पहले 13.6 था, फिर 3.4 हुआ, फिर 1.5 हुआ, फिर -0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो 1.5 से छोटी वैल्यू हमें दी नहीं गई है, तो हमें इतनी ही सॉल्व करनी है। तो देखिए कौन कौन से अलाउड हैं। 3.4 आ रहा है, यस। 4.2 आया, नहीं आया। 6.8 नहीं आया, 1.5 आ रहा। तो ये दो वैल्यूज़ इन चारों में से अलाउड हैं, पॉसिबल हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। ठीक है, मल्टीपल ऑप्शन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम इज आर्गन 3d54s1, यस, अभी सॉल्व किया हमने। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मे हैव अ नेगेटिव वैल्यू, यस, -L से लेके +L तक होते हैं, तो ये भी करेक्ट है। सिल्वर एटम में 23 इलेक्ट्रॉन का स्पिन एक तरह का है और 24 का दूसरी तरह का है। अब देखिए सिल्वर में 47 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 47 एक ऑड नंबर है, तो इसको अगर आप डिवाइड करते हो तो 47 को हम 23 + 24 लिख सकते हैं। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है कि सिल्वर के केस में जब आप फिलिंग करेंगे तो क्या होगा, आधे आधे अगर होते इलेक्ट्रॉन्स तो उनके स्पिन कैसे होते। और स्पिन ऐसा भी नहीं कि आप एग्जैक्टली आधे आधे कर दोगे और उनको आधे को हाफ बोलोगे, आधे को -हाफ बोलोगे। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कितनी पेयरिंग हो रखी है। तो सिल्वर के लिए लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो देखिए बेसिक से अगर हम स्टार्टिंग से भी लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 देन 4p6। अब इसके बाद थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पर 5s1 आएगा और 4d10 जैसे क्रोमियम में होता है वैसा यहाँ पर भी होता है कि 5s से एक इलेक्ट्रॉन 4d में जंप कर जाता है उसको कंप्लीटली फिल करने के लिए। तो देखिए ये 10, ये 18, ये आर्गन की कन्फिग्रेशन हो गई। 4p6 तक हमारे पास क्रिप्टॉन की होगी, तो हम लिख सकते हैं क्रिप्टॉन 5s1 4d10। अब क्रिप्टॉन तक ये सारे के सारे पेयर्ड हैं। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। देखिए क्रिप्टॉन तक सारे के सारे पेयर्ड हैं और 4d में भी सारे के सारे पेयर्ड हैं। तो क्रिप्टॉन तक आगे 36, ये 10 मिला के हो गए 46। तो 46 जो हैं वो तो पेयर में है, मतलब वो आधे +हाफ होंगे, आधे -हाफ होंगे। तो 23 और 23 +हाफ 23 -हाफ। एक ये बेचारा अनपेड है। अब या तो ये +हाफ होगा या -हाफ होगा, तो किसी एक में वो बढ़ जाएगा। तो 23 एक स्पिन के होंगे, 24 दूसरे स्पिन के होंगे। तो ऐसा मत करना किसी क्वेश्चन में कि बिल्कुल आधा कर दिया उसके एटॉमिक नंबर को और बोल दिया आधे +हाफ हैं आधे -हाफ हैं। ये कंफर्म होना चाहिए कि सारे के सारे पेयरिंग भी हो रही है। ठीक है, जैसे अगर आप नाइट्रोजन के लिए देखो 1s2 2s2 2p3। अब यहाँ तो पेयर है, यहाँ भी पेयर है, यहाँ पर तो पेयर नहीं है ना, यहाँ पर तो सिंगल ही फील्ड है। तो मान लो यहाँ पर +हाफ का कितना आ गया, 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 आ गया, और ये तीनों सपोज +हाफ के हैं तो 2 5, तो 5 यहाँ पर +हाफ में होंगे और सिर्फ 2 होंगे यहाँ जो -हाफ में होंगे। तो ये ज़रूरी है ये पता करना कि कितनों की पेयरिंग हुई है। तो सी भी करेक्ट है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन NH3 इज -3। अब ऑक्सीडेशन स्टेट की प्रॉब्लम्स
वैसे आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में नहीं पढ़ी है, बट अगर आपने रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ लिए हैं, ठीक है, रिडॉक्स चैप्टर, तो वहाँ से आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना आता है। तो नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -3 होती है NH3 में, क्योंकि तीनों हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम है। तो नाइट्रोजन तीनों से अट्रैक्ट करेगा तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा। Now question number 36. The ground state electronic configuration of nitrogen atom can be represented by, देखिए फर्स्ट ऑप्शन, देखिए 1s आ जाएगा, ये 2s आ जाएगा, ये 2p, ये ठीक भरा गया है, उसको भी ठीक कंप्लीटली फिल किया गया है। उसके बाद यहाँ पर सिंगली फिल्ड है और पैरेलल है, तो हुंडजुल भी वैलिड है, करेक्ट है। सेकंड में एक अप है एक डाउन है, हुंड्स रूल वायलेट हो गया, करेक्ट नहीं है। थर्ड में भी एक अप है 2 डाउन है, ये भी इनकरेक्ट है। फोर्थ में तीनों डाउन है, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि तीनों अप होने चाहिए डाउन होने चाहिए, पैरेलल स्पिन होना चाहिए, ठीक है। तो ए या डी दोनों करेक्ट ऑप्शन है, ओके। तो इस लेक्चर में इतना ही। तो हमने सिंगल ऑप्शन करेक्ट और मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कॉम्प्रिहेंशन टाइप या मैच द कॉलम टाइप और कुछ सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स। ओके, थैंक यू।